A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और यह इस सीरीज का लेक्चर संख्या 5 है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार एक चैप्टर है, इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता, और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब जो है अंग्रेज और मैसूर एक राज्य था। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो देखिए क्या है इसमें कि यह है कि 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनकर उभरा था। तो ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक चैप्टर है, वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। और इसके पतन के बाद क्या होता है, मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनकर सामने आता है। इस राज्य का जो शासक था वो चिक्का कृष्णराज था, लेकिन जो ये राजा होता था इसके हाथ में राज्य की वास्तविक शक्ति नहीं होती थी। तो राज्य की वास्तविक शक्ति जो होती थी उसका एक मंत्री होता था, उसके हाथ में होती थी, लेकिन इस राज्य की वास्तविक शक्ति इसके मंत्री नंदराज के हाथों में थी। तो चिक्का कृष्णराज शासक था, लेकिन उसका एक मंत्री था जिसका नाम नंदराज था, उसके हाथ में इस राज्य की यानी कि मैसूर राज्य की क्या थी, वास्तविक शक्ति थी। इसी समय जो है क्या होता है, मैसूर की सेना में एक हैदर अली नामक व्यक्ति सामान्य सिपाही के रूप में भर्ती होता है, जो कि आगे चलकर मैसूर का शासक बनता है। तो इन दोनों के समय में क्या होता है, हैदर अली एक व्यक्ति है जो कि एक सामान्य व्यक्ति है और एक सामान्य सिपाही के रूप में सेना में भर्ती होता है, और जो आगे चल कर के क्या बनता है, मैसूर का शासक बनता है। तो हैदर अली जो है अपने गुण एवं योग्यता के आधार पर 1755 ईस्वी में डिंडीगुल जिले का एक फौजदार नियुक्त हुआ था। तो मैसूर राज्य में क्या था, डिंडीगुल जिला है एक, उसमें क्या करते हैं, इसको फौजदार नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि उसके गुण और योग्यता को देखते हुए इसको फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1758 ईस्वी में इसे मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर बुला लिया गया और यहाँ की सुरक्षा का दायित्व इसको सौंपा गया। तो इसकी गुण और योग्यता के आधार पर क्या किया जाता है, इसको राजधानी बुला लिया जाता है। राजधानी कहाँ पर है, श्रीरंगपट्टनम में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। तो 1758 में किसको हैदर अली को बुला लिया जाता है राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। आगे देखते हैं, 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना ने मराठों को पराजित किया और मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में हैदर को मैसूर का मुख्य सेनापति बना दिया जाता है। तो 1758 में आप देख रहे हैं कि इसको हैदर अली को मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बुला लिया जाता है और उसको सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। और 1759 में क्या करते हैं, मराठे मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं और मैसूर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हैदर कर रहा है। और हैदर के नेतृत्व में क्या होता है, मैसूर मराठों को पराजित कर देती है और मैसूर से बाहर निकालने पर उनको मजबूर कर देता है हैदर। और हैदर को जो है इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बना दिया जाता है, मैसूर का मुख्य सेनापति बना दिया जाता है। तो हैदर जो है आगे चल के क्या होता है कि हैदर ने मंत्री नंदराज को मारकर मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। तो नंदराज कौन था, कृष्ण चिक्का राज का मंत्री था, और इसको मार करके क्या करता है, ये वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि मंत्री के हाथों में ही राज्य की वास्तविक शक्ति होती थी। और आगे देखते हैं तो 1760 में चिक्का कृष्णराज की भी मृत्यु हो जाती है और यह मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, हैदर अली क्या बन रहा है, चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद मैसूर का वास्तविक शासक बनकर सामने आता है। तो एक सामान्य सिपाही के रूप में भर्ती होने वाला एक सामान्य व्यक्ति
क्या हो रहा है, एक शासक की भूमिका में आ जा रहा है। अंग्रेज जो हैं प्रारंभ से ही हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि इसने अपने उत्कर्ष या फिर उत्थान में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों के पहले से ही जो है फ्रांसीसियों से संघर्ष होते थे। आपने कर्नाटक युद्ध पढ़ा था, उसमें देखा था इनके शत्रुतापूर्ण संबंध होते हैं। और हैदर अली अपने उत्कर्ष में, अपने डेवलप में क्या करता है, फ्रांसीसियों की मदद लेता है। इसलिए जो है अंग्रेज हैदर से पहले ही शत्रुता का व्यवहार रखते थे। तो आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये चलता है आपका 1767 से 1769 तक। तो इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो क्या था, कर्नाटक सीमा विवाद था। ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है कि हैदर के मैसूर और अंग्रेजों के मद्रास के बीच कर्नाटक पड़ता था, जिसके कुछ क्षेत्र पर दोनों अपना अपना दावा करते थे। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका तात्कालिक कारण क्या है, कर्नाटक सीमा विवाद है। और कर्नाटक क्या है, कर्नाटक हैदर के मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मद्रास राज्य के बीच का एक क्षेत्र है। और उस क्षेत्र पर दोनों यानी कि अंग्रेज भी और हैदर भी अपना अपना दावा करते हैं। और यही विवाद का कारण क्या बनता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और कैसे ये छिड़ता है, तो इसके लिए देखते हैं। सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। प्रारंभ में हैदर तो इसमें पराजित होता है, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित किया और मद्रास तक पीछा किया। ठीक है, तो ये कौन है, जोसेफ स्मिथ है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, प्रारंभ में तो हैदर पराजित होता हुआ दिखता है, लेकिन बाद में क्या होता है, अंग्रेजी सेना को ये पराजित कर देता है। अंग्रेजी सेना को पराजित करने के बाद ये अंग्रेजी सेना के पीछे भागता है और मद्रास तक उनका पीछा करता है। अंततः अंग्रेजों ने हैदर से संधि की याचना करते हैं। जब अंग्रेज पराजित होते हुए देखते हैं अपने आप को, तो हैदर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, मद्रास की संधि होती है। अब ये मद्रास की संधि कब हुई है, तो 1769 में मद्रास की संधि हुई है। इस संधि के बारे में देखते हैं। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी, और यह संधि जो थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसकी मुख्य शर्तें क्या थी, पहली ये थी कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस किए जाएंगे। यानी कि हैदर अली ने जो क्षेत्र अंग्रेजों के जीते हैं वो उनको वापस देगा, और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र हैदर अली के जीते हैं अंग्रेज वो उनको वापस करेंगे। तो मद्रास की संधि 1769 में होती है। इसकी पहली शर्त आप क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस किया जाएगा। दूसरी शर्त है कि हैदर अली अंग्रेज के बंदियों को रिहा करेगा। यानी कि हैदर अली ने क्या किए हैं, अंग्रेजों को, जिन अंग्रेज सैनिकों को बंदी बनाया है उनको क्या करेगा, ये रिहा करेगा। आगे देखते हैं। तीसरी शर्त क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरी शक्ति द्वारा किसी भी राज्य पर आक्रमण होने की दशा में दोनों राज्य एक दूसरे की आपस में मदद करेंगे। यानी कि अगर हैदर अली के मैसूर राज्य पर कोई तीसरा राज्य आक्रमण करता है, या फिर अंग्रेजों के मद्रास राज्य पर कोई तीसरा राज्य आक्रमण करता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के राज्य की मदद करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। चौथी शर्त क्या है कि अंग्रेज जो है हैदर को युद्ध का हर्जाना भी देंगे। तो ये एक चौथी शर्त इसमें ये भी रखी गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन होता है वो मद्रास की संधि से समाप्त होता है। यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी। क्यों थी अपमानजनक, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अंग्रेजों ने ही मैसूर राज्य पर आक्रमण किया था, फिर उसके बाद वो पराजित होते हैं, उसके बाद वो संधि करने के लिए याचना करते हैं। तो इसलिए आक्रमण भी खुद कर रहे हैं और संधि की याचना भी खुद कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अपमानजनक संधि होती है। और इसमें इनको अंग्रेजों को, हैदर अली को युद्ध का हर्जाना भी देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि 1769 के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर समाप्त होता है।
इस युद्ध से अंग्रेजों की अजेयता भी समाप्त कर दी थी। तो जैसे कि आपने देखा था कि 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं। तो इनका क्या चलता है, विजय अभियान चलता रहता है। और इस युद्ध के बाद क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। तो आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें ये अंग्रेज हार जाते हैं और अंग्रेजों की इस पराजय से उनकी अजेयता भी समाप्त हो जाती है। तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 से 1784 तक ये चलता है। इस युद्ध के तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह बस्ती माही पर अधिकार कर लेना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह बस्ती माही पर अधिकार कर लेना। माही क्या था, माही जो क्षेत्र था ये हैदर के राज्य मैसूर के अंतर्गत आता था और इस घटना ने से हैदर रुष्ट हो जाता है और उसने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों की बंदरगाह बस्ती पर माही पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। और ये जो माही क्षेत्र था ये हैदर अली के राज्य मैसूर के अंतर्गत आता था। अब देखिए जो हैदर अली है वो फ्रांसीसियों का क्या है, मित्र है, क्योंकि उसने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की सहायता भी ली थी। तो हैदर अली क्या होता है, रुष्ट हो जाता है। पहला कारण यह है कि वो फ्रांसीसियों का जो है मित्र है और दूसरा कारण यह है कि जिस पर इन्होंने आक्रमण अधिकार किया है वो हैदर अली के राज्य मैसूर के अंतर्गत आता है। तो हैदर अली क्या करता है, 1780 ईस्वी में अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली युद्ध में अपने आप को पराजित होता देखकर भाग जाता है और मद्रास पहुंचता है और अंग्रेजों से मदद मांगता है। तो कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नाटक का नवाब कौन है, यहाँ पर मोहम्मद अली है। और मोहम्मद अली क्या होता है, अपने आप को पराजित होता हुआ देखता है और भाग जाता है कहाँ पर, मद्रास। मद्रास में कौन है, अंग्रेज। अंग्रेजों से मदद मांगता है। अंग्रेज के पास जब वो पहुंचता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी सेना दो सेनापतियों कर्नल बेली और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हैदर के विरुद्ध अलग अलग कर्नाटक भेजी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी दो सेना कर्नाटक भेजते हैं हैदर अली के विरुद्ध। एक जो सेना होती है कर्नल बेली के नेतृत्व में होती है और दूसरी सेना होती है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। आगे चलते हैं तो एक सेना जो होती है, रास्ते में पोलीलूर नामक स्थान पर हैदर का पुत्र टीपू हेक्टर मुनरो वाली सेना को रोककर युद्ध करने लगा, जिससे एक सेना ही कर्नाटक पहुंच सकी। पोलीलूर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पराजित होती है। तो दो सेना अंग्रेज भेजते हैं। पहली सेना जो है कर्नल बेली के नेतृत्व में भेजी जाती है और दूसरी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में भेजी जाती है। तो जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना है इसको टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र है, रास्ते में रोक लेता है पोलीलूर नामक स्थान पर और उनसे युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद उनको पराजित भी करता है। तो इस प्रकार से केवल कर्नल बेली वाली सेना ही कर्नाटक पहुंच पाती है। हेक्टर मुनरो वाली सेना पराजित होकर के वापस चली जाती है। तो जो कर्नाटक पहुंचती है, अंग्रेजों के कर्नल बेली के नेतृत्व वाली सेना को जो है हैदर ने अरंदी के युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार अंग्रेजों की दोनों सेना पराजित होती है और वापस भाग जाती है। तो दूसरी जो सेना कर्नाटक पहुंचती है उसको हैदर अली कहाँ पर, अरंदी नामक स्थान पर उसको उसका युद्ध होता है अरंदी नामक स्थान पर और वो सेना भी हैदर अली से पराजित होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों सेना जो है, एक कर्नल बेली के नेतृत्व वाली सेना है और दूसरी जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना, दोनों ही अंग्रेजों की सेना पराजित होती हैं और वापस चली जाती हैं। आगे है 1782 ईस्वी में, यानी कि अंग्रेज तो पराजित होते हैं लेकिन वो चुप नहीं बैठते हैं, वो पुनः वापस लौटते हैं और 1782 में पुनः क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, आयरकूट के नेतृत्व में जो है मैसूर पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप जो होता है पोर्टोनोवा का युद्ध होता है और इस युद्ध में हैदर बुरी तरह घायल होता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हैदर की मृत्यु जो हो रही है वो पोर्टोनोवा के युद्ध के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका आयरकूट के नेतृत्व में पुनः आक्रमण करते हैं अंग्रेज मैसूर राज्य पर और
परिणाम स्वरूप पोर्टो-नोवो का युद्ध होता है और पोर्टो-नोवो के युद्ध में हैदर जो है बुरी तरह से घायल हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होता है टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक बनता है। और इसने क्या किया, इसने युद्ध को जारी रखा, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो जारी रहा। और 1783 ईस्वी में इसने क्या किया, ब्रिगेडियर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लेकिन इसी समय क्या होता है, यूरोप में संधि के कारण फ्रांसीसी ने टीपू का साथ छोड़ दिया। फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया, टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि कर ली। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का सुल्तान कौन बनता है, टीपू सुल्तान बनता है। और ये क्या करता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को ख़त्म नहीं करता है बल्कि उसको जारी रखता है, युद्ध करता है। 1783 में अंग्रेजी ब्रिगेडियर की नेतृत्व वाली सेना को पराजित भी करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हैदर अली के संबंध फ्रांसीसियों से अच्छे थे, मित्रता व्यवहार थे, तो टीपू के भी अच्छे संबंध फ्रांसीसियों से थे। टीपू की सहायता करते हैं फ्रांसीसी युद्ध में। अब क्या होता है, यूरोप में संधि हो जाती है, किस किस के बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो है संधि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी इनका जो है आपस में मतभेद, लड़ाई चलती रहती है। और ये आप जो है कर्नाटक युद्ध वाली वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर इनका पता चल जाएगा कि यूरोप में इनके युद्ध क्यों हुए थे, किस कारण हुआ था। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच क्या हो जाती है, यूरोप में संधि हो जाती है। इस कारण क्या होता है, फ्रांसीसी को टीपू का साथ छोड़ना पड़ता है। और जब टीपू का साथ छोड़ते हैं तो टीपू कमज़ोर पड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप उसको संधि करनी पड़ती है अंग्रेज़ों से, जिसको मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है। अब ये मंगलौर की जो संधि है ये 1784 में हुई थी। इसके फैक्ट की बात करें तो यह संधि किसके बीच होती है, तो यह संधि मैसूर के शासक टीपू और अंग्रेजों के मध्य होती है। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर से युद्ध समाप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। और इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं और टीपू ने अंग्रेजी बंदियों को रिहा कर दिया था। तो ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये एक तरह से अनिर्णायक युद्ध था, इसमें किसी की भी जीत नहीं होती है। आगे देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 तक चलता है। तो ये क्या है, ये है टीपू मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था, फलस्वरूप उसने विदेशों से राजनयिक संबंध बनाने के लिए अपने दूत मंडल वहां भेजे थे। तो टीपू सुल्तान क्या होता है, मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं होता है और अपनी शक्ति का वर्धन करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, विदेशों से डिप्लोमेटिक संबंध बनाना शुरू करता है। इसकी जो सूचना है अंग्रेजों को मिलती है, अंग्रेज क्या होते हैं, उससे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उसी समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के भारत आया था और उसने अपने मित्र राज्यों की एक सूची तैयार की थी। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं आप, अंग्रेज क्या हो गए हैं, टीपू सुल्तान से नाराज हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। और इसी समय क्या हो रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है और अपने मित्र राज्यों की एक सूची जारी करता है। और उस सूची में जो है देख रहे हैं आप कि एक सूची तैयार की, इसमें मैसूर का नाम नहीं था। अंततः क्या होता है, इससे टीपू भी रुष्ट हो जाता है, क्योंकि मैंगलोर की संधि हुई है। मैंगलोर की संधि के तहत टीपू सोचता है कि अंग्रेज अब जो है हमारे मित्र बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने मित्र राज्यों की एक सूची तैयार की जिसमें मैसूर का नाम नहीं था। अंततः टीपू सुल्तान भी क्या होता है, अंग्रेजों से नाराज हो जाता है। और यही कारण आगे चल के बनता है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। इसमें देखिए क्या है, तात्कालिक कारण अगर बात की जाए तो ये, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, आईकोटा और कैन्नाचूर दो डचों के दुर्ग मतलब किलों को टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। तो ये जो डच लोग हैं, ये डच अपनी कंपनियों को बंद करके, अपनी व्यापारिक कोठियों को बंद करके इनके जो किले थे, दुर्ग थे, उनको बेच बेच कर वापस जा रहे होते हैं। जिसके जो दो किले थे, एक आपका आईकोटा का किला था और दूसरा केन्नाचूर का किला था, यानी कि दुर्ग था। इन दो किलों को कौन है, टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही अंग्रेजों का एक मित्र राज्य होता है
त्रावणकोर वो इन्हें पहले ही खरीद लेता है। इस कार्य से टीपू सुल्तान जो है त्रावणकोर पर अपना आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो तात्कालिक कारण क्या है? आईकोटा और केन्नाचूर के दो डचों के दुर्ग हैं, इनको टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, लेकिन उसके खरीदने से पहले ही अंग्रेजों के एक मित्र राज्य त्रावणकोर ने उनको खरीद लिया था। इस कार्य से क्या करता है टीपू? त्रावणकोर पर राज्य पर आक्रमण कर देता है। आगे देखते हैं कि मित्र राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण होते देख कॉर्नवालिस ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ समझौता किया और तीनों ने संयुक्त रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेजों का मित्र राज्य त्रावणकोर है, इस पर आक्रमण होते हुए देख कॉर्नवालिस मराठों और हैदराबाद के निजाम से क्या करता है? समझौता करता है और तीनों संयुक्त रूप से मैसूर राज्य पर आक्रमण कर देते हैं, यानी कि टीपू सुल्तान के राज्य पर आक्रमण करते हैं। कॉर्नवालिस ने मैसूर के कई राज्यों को जीत लिया आक्रमण करके, उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। परिणाम स्वरूप टीपू ने बाध्य होकर अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की, क्योंकि अचानक से आक्रमण किया, तीन लोगों ने मिलकर के आक्रमण किया, और ऐसे में क्या होता है, मैसूर के कई क्षेत्रों को टीपू सुल्तान गंवा देता है। परिणाम स्वरूप उसको बाध्य होकर अपने राज्यों को बचाने के लिए बाध्य होकर क्या करना पड़ता है? एक संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों से, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है 1792 ईस्वी में होती है और यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करती है। इस संधि के द्वारा जो है टीपू का आधा राज्य ले लिया गया, जिसे अंग्रेजों, मराठों और निजाम में आपस में बांट लिया गया। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, इसके द्वारा क्या हुआ? टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया गया और इस आधे राज्य को अंग्रेजों ने, मराठों ने और हैदराबाद के निजामों ने क्या किया? आपस में बांट लिया। आगे है कि टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपए हर्जाना लगाएगा, लेकिन टीपू के पास इतना धन नहीं था। इसकी वजह से उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस ने बंधक के रूप में रखा था। ठीक है, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि थी और इसमें देखते हैं और क्या था? दोनों पुत्रों को बंधक रखा था और टीपू की सेना को भी क्या कर दिया था? सीमित भी कर दिया गया था। तो सीमित कर दिया गया था मतलब उसकी सेना जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा वो, इस तरह का इस संधि में प्रावधान किया गया था। इसी संदर्भ में जो है कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया है। पंगु मतलब कमजोर बना दिया है। तो अपने मित्रों को यानी कि मराठे और हैदराबाद के निजाम जो कि मित्र थे, मैसूर पर आक्रमण करने के लिए सहायता किए थे, उनको शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु यानी कि टीपू सुल्तान को कमजोर बना दिया है। किसका स्टेटमेंट है? कॉर्नवालिस का। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो चौथा आंग्ल मैसूर संघर्ष है, कब होता है? 1799 होता है और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी वो देखते हैं। तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बन के भारत आया। इसने टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर लिया। इस संधि के द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी प्रभुत्व में मिला लिया जाता था। ठीक है, तो ये सहायक संधि जो थी ये क्या थी? एक नीति थी अंग्रेजों की, और इस संधि के द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये लॉर्ड वेलेजली क्या करता है? टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है, जिसको टीपू सुल्तान अस्वीकार कर देता है। 1799 ईस्वी में वेलेजली ने टीपू से रुष्ट होकर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। वेलेजली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में टीपू जो है युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की युद्ध करते हुए। चूंकि आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, वहां पर क्या हुआ था? उसके आधे राज्य को जो है ले लिया गया था। तो भौगोलिक रूप से वैसे ही उसके राज्य को समाप्त कर दिया गया, कम कर दिया गया। आर्थिक रूप से भी उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो आर्थिक रूप से भी उसको कमजोर कर दिया गया था। सैन्य रूप से भी उसको कमजोर कर दिया था, क्योंकि उसकी सेना को सीमित कर दिया गया था। तो टीपू सुल्तान इतना शक्तिशाली अब नहीं रहा था और इसलिए ये अपने जो है साम्राज्य को बचा नहीं सका। और लेकिन ये
क्या होता है, योद्धा होता है अपने आप में, ये इसका एक स्टेटमेंट भी है कि जो है एक दिन की ज़िंदगी जियो शेर की तरह, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। तो क्या करता है, सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है और डट कर सामना करता है। जब तक भी उसमें जान होती है तब तक वो युद्ध करता है और अपने दुर्ग में ही, जो श्रीरंगपट्टनम का इसका किला होता है, अपने दुर्ग में ही अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वहाँ पर मारा जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं फिर, अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण करके अपने पुराने मतलब नियंत्रण करके, और मैसूर का एक पुराना वंश था बौद्यार वंश, इस वंश के अल्प आयु बालक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप दी और उसे जो है सहायक संधि जो है सहायक संधि उससे कर ली थी। इस प्रकार जो होता है, आप देख रहे हैं, इस प्रकार मैसूर पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होता है। अंग्रेज जो है क्या करते हैं, मैसूर पर भी अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, अपनी प्रभुता स्थापित कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो है क्या है टॉपिक का नाम, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, और जिसके संदर्भ में इन्होंने पहले अंग्रेजों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की और उसके बाद मैसूर पर इन्होंने अपना जो है आधिपत्य जमा लिया है, यानी कि मैसूर पर भी अपना शासन अपना जमा लिया है। ठीक है, तो ये था आपका आंग्ल मैसूर संघर्ष, और इसमें जो है आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं क्या है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 में होता है। इसका कारण क्या था, कर्नाटक सीमा विवाद था। और ये कैसे समाप्त होता है, मद्रास की संधि 1769 के द्वारा ये समाप्त होता है। परिणाम की बात करें तो इसमें अंग्रेज पराजित होते हैं, जो कि हैदर अली के समय में ये युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब होता है आपका, 1780 से 1784 में होता है। इसके कारण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लेना इसका तात्कालिक कारण था। इसकी समाप्ति कैसे होती है, तो मंगलोर की संधि 1784 के तहत होती है। और परिणाम क्या है, इसका अनिर्णित परिणाम रहा था। उसके बाद आया था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, कब होता है, 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक होता है। इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण कर देना, क्योंकि उसने जो है त्रावणकोर ने 2 किले डचों के खरीद लिए थे पहले ही। समाप्ति की बात करें तो इस युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 1792 में, और इसमें क्या होता है, टीपू पराजित होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, 1799 में हुआ है, और इसका तात्कालिक कारण क्या था, टीपू द्वारा सहायक संधि को अस्वीकार करना। समाप्ति की बात करें तो इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और टीपू इसमें पराजित होता है। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, इनके बारे में ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं, ईयर भी पूछे जाते हैं, तात्कालिक कारण भी पूछे जाते हैं और संधि भी पूछी जाती है। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए, टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा हुआ है, इसने जो है मानव जल कल्याणकारी कार्य भी बहुत किए हैं, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है इनका बारे में। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में से लेकर के 1799 ईस्वी तक इसका काल रहा है। क्या था कि यह हैदर अली का पुत्र था, जो हैदर की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, 1792 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। आगे है कि टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम के सिक्के भी इसने चलाए थे। आगे है कि इसने हिंदू वर्ष महीनों के नाम के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया था, तथा एक नए पंचांग यानी कि कैलेंडर का भी प्रचलन इसने किया था। इसने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे। जब इसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू किया था तो उस दौरान जो है इसने क्या किए थे, आधुनिक प्रकार के दूतावास विदेशों में स्थापित किए थे। आगे है इसमें कि इसने जो है राज्य नियंत्रित उद्योगों को स्थापित किया था, यानी कि इसने ऐसे उद्योगों की स्थापना की थी जो राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो इसने उसको सहर्ष स्वीकार किया था।
और स्वयं भी उसका सदस्य बना था। इस क्लब का सदस्य बनने के बाद इसने अपने आप को क्या कहा था, नागरिक टीपू के नाम से संबोधित किया था। तो आपका देखते हैं कि इसमें एक संधि होती है, सॉरी संधि नहीं, इसमें क्या होता है, फ्रांस में क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी सैनिक श्रीरंगपट्टनम में एक क्लब बनाने का प्रस्ताव टीपू सुल्तान के पास लाते हैं, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो ये जैकोबिन क्लब बनाने का एक प्रस्ताव लाते हैं, जिसको टीपू सुल्तान क्या करता है, सहर्ष स्वीकार कर लेता है, खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और स्वयं भी उस क्लब का सदस्य बन जाता है। इस क्लब का सदस्य बनने के बाद इसने अपने आप को क्या किया है, नागरिक टीपू के नाम से संबोधित किया है। आगे है, टीपू जो था, टीपू सुल्तान एक धार्मिक सहिष्णु शासक था, यानी कि सभी धर्मों को पालन करने सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक था। किसी भी धर्म का वो अपमान नहीं करता था, जब बल्कि सभी धर्मों को क्या है, संरक्षण प्रदान करता था। इसने जो है श्रृंगेरी के मंदिर में मरम्मत एवं शारदा मंदिर की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन दिया था। यानी कि ये स्वयं तो एक मुस्लिम था, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, हिंदुओं के मंदिर के लिए चंदा दे रहा है, शारदा देवी की मूर्ति के लिए जो है धन दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। धार्मिक सहिष्णु मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक था। इसने क्या है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान को जो है सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को इसकी वीरता के कारण शेर मैसूर भी कहा जाता था और उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं है। यह स्टेटमेंट अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, तो ये इसी का स्टेटमेंट था कि एक दिन की जिंदगी शेर की तरह जियो वो बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं, इसने जो है सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था। आगे है कि टीपू को श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट के युद्ध का प्रयोग किया था। और टीपू सुल्तान ने देखिए अंतिम में महिलाओं के सम्मान में दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार भी दिया था। और ये चीज़ हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती है, इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो महिलाओं के सम्मान में, जो कि आप देख रहे हैं कि दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, तो उस अधिकार को दिलाने के लिए इसने क्या किया था, अपने अपने राज्य में एक घोषणा कराई थी कि जो भी दलित महिलाओं को स्तन ढकने से रोकेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं के सम्मान में कार्य कर रहा है, तो निसंदेह ये बहुत महान शासक रहा होगा, बहुत अच्छा इसने कार्य किया है। उसके धर्म को नहीं देखना चाहिए, उसके जो है अन्य चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो महिलाओं के सम्मान में कार्य कर रहा है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण शासक रहा होगा। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान के बारे में फैक्ट है। इनके बारे में जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनको आपको याद रखने हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये सब चीज़ें, ये एक क्या कहते हैं, शेर मैसूर किसको कहा जाता था, ये मूल रूप से ये आपके फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। यदि शॉर्ट में कोई क्या कहते हैं, मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाता है कि टीपू सुल्तान के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, तो इसमें से आपको जो भी फैक्ट याद रहता है उस फैक्ट को आप लिख सकते हैं। उसमें 50 से 80 शब्दों का जो है आपका मेंस में मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है, तो छोटा छोटा फैक्ट भी याद होगा तो भी आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो अगले वीडियो में जो है हम आंग्ल मराठा संघर्ष को देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।